नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आरबीआई की अगर हम मौद्रिक नीति की बात करें तो 2016 में इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया था और ये जो परिवर्तन है उसके माध्यम से अगर हम देखें तो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्य होंगे। यहाँ पर 3 सदस्य अगर हम देखें तो आरबीआई से संबंधित हैं, यानी एक तो आरबीआई का गवर्नर, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो मौद्रिक नीति का विशेषज्ञ होगा, तीसरा आरबीआई का सदस्य आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा चुना जाता है और 3 सदस्य अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा एक तरह से नियुक्त किए जाते हैं 4 वर्ष के लिए। तो इनकी जो बैठक है वो सामान्य तौर पर हर 2 माह के अंतराल पर यानी वर्ष में 6 बार यहाँ पर संचालित होती है और एमपीसी का जो निर्णय होता है वो एक तरह से बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए 3-3 से बहुमत बराबर हो जाता है तो आरबीआई के गवर्नर जो एक तरह से एमपीसी में पदेन अध्यक्ष भी होते हैं वो एक तरह से कास्टिंग वोट का अधिकार रखते हैं, तो उनका निर्णायक मत होता है। तो यहाँ पर जो मई 2015 में कहा जा रहा है तो पहला कथन गलत है। ये परिवर्तन 2016 में किया गया था और प्रमुख रूप से 27 जून 2016 से इसको अधिसूचित कर दिया गया था। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन, मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंक पर बाध्यकारी होगा। तो ध्यान रखें, एमपीसी का जो निर्णय होता है वो एक तरह से बाध्यकारी होता है बैंक पर, यानी आरबीआई की अगर हम बात करें तो इस रूप में दूसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। तीसरा, अधिनियम की धारा 45 जे भी कहती है कि एमपीसी में 5 सदस्य होंगे। अभी हमने बात करी कि यहाँ पर 6 सदस्य होंगे। ध्यान रखें, अगर हम धारा 45 जे बी की बात करें तो ये आरबीआई का जो 1934 का एक्ट है उसमें प्रमुख रूप से शामिल की गई धारा है, 2016 में जो संशोधन किया गया था उसके माध्यम से, यानी तीसरा कथन भी यहाँ पर असत्य है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी। केवल 2 कथन गलत हैं, यानी पहला और तीसरा, दूसरा सत्य है। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है उसको 6.5% पर ही एक तरह से निर्धारित करके रखा गया है, यानी पिछले बार जो एक तरह से रेपो दर थी वही बनाकर रखी गई है जो पिछली एमपीसी की बैठक हुई थी। अगर हम बात करते हैं फरवरी में, तो वर्तमान में अगर हम देखें उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 0.25% की रेपो दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो एक तरह से आरबीआई का प्रयास है कि ज़्यादा ब्याज दरें हम ना बढ़ें, लेकिन मुद्रास्फीति अभी भी एक तरह से आप देखें काफ़ी अधिक है, तो उसको नियंत्रित करने के प्रयास आरबीआई अन्य रूप में करेगी। और यहाँ पर जो एक तरह से वृद्धि को लेकर देश की अर्थव्यवस्था में जो लक्ष्य है वो एक तरह से अब 6.5% बना दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो खुदरा मुद्रास्फीति है, यानी जो सीपीआई पर आधारित है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, वो लक्ष्य रखा गया 5.2% का। तो यहाँ पर रेपो दर में परिवर्तन न करके आरबीआई ने विकास की जो स्थिति अर्थव्यवस्था में उसको बढ़ाने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो 2010 का ये अधिनियम है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अधिनियम चुनाव के उम्मीदवारों, पत्रकारों या अखबारों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर रोक लगाता है। 2010 का जो अधिनियम है ये अलग अलग क्षेत्रों पर प्रतिबंध एक तरह से लगाता है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, एक बार एनजीओ का पंजीकरण रद्द हो जाने के बाद वह 5 साल के लिए पुनः पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होता है। तो ध्यान रखें, 5 साल नहीं है, ये 3 साल की अवधि है। यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010, इसके माध्यम से मान लीजिए किसी एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया जाता है तो वो दोबारा 3 साल के बाद ही एक तरह से दोबारा अपने पंजीकरण की प्रक्रियाओं के लिए जा सकता है। तो ये 5 साल नहीं है, अवधि 3 साल है। तो दूसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। तीसरा, आवेदक पर सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए अभियोजित नहीं होना चाहिए या उसे दोषी नहीं ठहराया गया हो। तो किसी भी व्यक्ति या संस्था पर सांप्रदायिक तनाव, वैमनस्य अगर फैलाने का एक तरह से अभियोजन है या उन पर प्रमुख रूप से दोषी उनको ठहरा दिया गया है तो यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत उन पर एक प्रतिबंध लग सकता है किसी भी तरह के जो भी वो अंशदान प्राप्त करते हैं। तो तीसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है।
पहला सत्य था, 1 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है केवल 1 और 3 सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि अगर हम वैश्विक एक एनजीओ की बात करें ऑक्सफैम, तो उसकी जो भारत की शाखा है ऑक्सफैम इंडिया, उसका जो FCRA प्रमुख रूप से रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर 2021 के बाद से एक तरह से नवीनीकृत नहीं किया गया है और उसके लिए वो एक तरह से कोर्ट में भी गए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से गृह मंत्रालय की तरफ से एक CBI जांच की यहाँ पर सिफारिश की गई है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जो भी FCRA कानून का एक तरह से उल्लंघन किया गया है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान पर्यटन मंत्रालय की सप्त मोक्षपुरी पहल में शामिल है या है। तो प्रमुख रूप से आप देखें इन 7 एक तरह से स्थल जिनके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक तरह से यात्रा करता है तो उससे मोक्ष या एक तरह से लिबरेशन मिलता है, उनमें अयोध्या, मथुरा, माया जैसे हरिद्वार एक तरह से कहते हैं, काशी यानी वाराणसी, कांची अवंतिका यानी उज्जैन, पुरी और साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 7वें पर दिया गया है केदारनाथ। ये जो 7वां स्थल है ये केदारनाथ एक तरह से शामिल नहीं है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो द्वारिका शामिल है गुजरात का। ये 7 स्थल सप्त मोक्षपुरी में शामिल हैं जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक तरह से इन्हें पर्यटन के लिए और ज्यादा एक तरह से विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। गरुड़ पुराण में अगर हम देखें तो इन 7 स्थल में मोक्ष के लिए जाने के संदर्भ में कहा गया है। यहाँ पर 1 से 6 तक जितने भी स्थल हैं वो शामिल हैं लेकिन 7वां शामिल नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि सप्त मोक्षपुरी के संदर्भ में राज्यसभा में सरकार के द्वारा बताया गया है कि इन 7 स्थल में जो भी पर्यटन की संभावनाएं हैं उनको व्यापक स्तर पर विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ स्वदेश दर्शन के माध्यम से जो भी एक तरह से पर्यटन का आधारभूत ढांचा उसको मजबूत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ साथ अगर हम प्रसाद योजना की बात करें यानी नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसके माध्यम से भी जो भी हमारा एक तरह से सांस्कृतिक पर्यटन की स्थितियां हैं उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का मानदंड नहीं है। भारत में किसी भी दल को अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है तो पहला कथन वह दल 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, तो पहला यहाँ पर कथन सत्य है। दूसरा, यदि दल के उम्मीदवारों ने कम से कम 4 राज्यों नवीनतम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया है और दल के पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सांसद हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। यदि दल ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हैं, यह भी अगर है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। यदि वह दल लोकसभा के आम चुनाव में देश में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है, तो ये अगर हम देखें तो ये एक तरह से शामिल नहीं है। तो ऊपर की 3 शर्तें शामिल हैं, डी शामिल नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी। यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रश्न का आधार ये है कि आप पार्टी की तरफ से निर्वाचन आयोग में अपील की गई है कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का एक दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो भी 3 शर्तें हैं उन शर्तों को काफ़ी हद तक वो पूरा कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी मांग है कि उन्हें राष्ट्रीय दल का एक दर्जा दिया जाए। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो कर्नाटक हाईकोर्ट में एक जो अपील है उसकी सुनवाई करते समय चुनाव आयोग ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है कि अप्रैल 13 से पहले जब कर्नाटक चुनाव की एक तरह से अधिसूचना जारी होगी उसके पहले आपके संदर्भ में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना है या नहीं मिलना है वो निर्णय एक तरह से अंतिम रूप में हो जाएगा। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। प्रश्न को देखते हैं। आज 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको सही कथन बताना है। पहला, हदबंदी मतलब अगर हम सीलिंग कानून की बात करें यानी कितनी जमीन कोई एक लिमिट तक रख सकता है, तो हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे न कि व्यक्तिगत जोत पर। तो देखिए व्यक्तिगत आधार पर पहले हदबंदी कानून लगाए गए फिर पारिवारिक जोत की बात आई, तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ये आप कह सकते हैं कि प्रमुख उद्देश्य था भारत में आज़ादी के बाद भूमि सुधार की स्थिति लागू करने का। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। देखिए ऐसा नहीं है, अभी भी आप देखें जो खाद्यान्न की फसलें अनाज की फसलें वो सबसे ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि नगदी फसलों की खेती बढ़ना एक तरह से इसका परिणाम था। इस आधार पर सी भी गलत है। डी, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम चाय के प्लांटेशन की बात करें या कॉफ़ी का जो भी प्लांटेशन होता है या रबर के संदर्भ में देखें या अन्य प्रकार के जो भी बाग बगीचे हैं वहाँ पर आप देखें कि जो भी हदबंदी कानून है, सीलिंग कानून था, उसमें एक तरह से कुछ छूट दी गई थी। तो ये कहना कि छूट की अनुमति नहीं थी, ये गलत है।
तो केवल बी विकल्प है वो एक तरह से सही है, जो भूमि सुधारों के कानून से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और आज का जो हमारा तथ्य है वो एक तरह से पूंजी बाजार से संबंधित है, और ये ASBA के संदर्भ में है, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अकाउंट। देखिए, सामान्य तौर पर अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह से शेयर खरीदने की एक तरह से प्रयास करते हैं, मान लीजिए अलग अलग प्रकार के जो ऐप है उनके थ्रू, या मान लीजिए आपने किसी ऐप के माध्यम से नहीं, किसी बैंक में मान लीजिए आपने अपना डीमैट खाता खोला हुआ, यानी डिमैटेरियलाइज अकाउंट। तो डीमैट खाते के माध्यम से जब भी आप किसी भी तरह के शेयर में लेन देन करते हैं, तो सामान्य तौर पर होता यह है कि जब भी हम IPO की बात करते हैं, यानी जो हमारा प्राथमिक बाजार होता है, देखिए शेयर में आप दो तरीके के बाजार कह सकते हैं। जहां पर सबसे पहले शेयर की बिक्री होती है, यानी कंपनियां बाजार में अपने शेयर लाती हैं, वो IPO का मार्केट है, जिसको हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। बाद में हम देखें IPO को जो शेयर अलॉट होते हैं, तो उनका शेयर मार्केट में लेन देन होता है, उसको एक तरह से हम सेकेंडरी मार्केट या एक तरह से द्वितीयक बाजार कहते हैं। तो ये अंतर आप ध्यान रखें। तो सामान्य तौर पर सुविधा ये है, अगर हम 2008 के बाद से देखें, तो अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह से IPO में खरीद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर होता है ये, बैंक के माध्यम से आपको सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, एक तरह से आपका जो पैसा होता है वो बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये का IPO खरीदना चाहते हैं, तो ये पैसा ब्लॉक हो जाता है। और मान लीजिए जब IPO अलॉट किए जाते हैं, अगर आपको IPO मिलता है तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। अगर एक तरह से मान लीजिए आपको IPO में शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो जो पैसा ब्लॉक किया गया था वो हटा दिया जाएगा, और आपका पैसा आप बैंक में जो भी है उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सुविधा एक तरह से दी जाती है, जो हमारे प्राइमरी एक तरह से कह सकते हैं शेयरों में लेन देन होती है, यानी IPO का जो बाजार है। अब यहाँ पर सेबी कह रहा है कि इस तरह की सुविधा हम सेकेंडरी मार्केट के लिए भी देंगे, यानी जो बाजार में शेयरों में लेन देन हो रही है उसके संदर्भ में भी हम ये सुविधा देंगे कि आप बैंक खाते में अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं और शेयर को बेचने खरीदने की स्थितियों में जा पाएंगे, जो अभी तक केवल प्राथमिक बाजार के लिए अनुमति दी जा रही थी। तो ये सुविधा आने के बाद माना यह जा रहा है कि आप अपने धन को बैंक में ब्लॉक कर पाएंगे, यानी ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अकाउंट, और उसके माध्यम से जो शेयर बाजार में लेन देन हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में, उसमें आप शेयर खरीद फरोख्त कर पाएंगे। तो इससे माना जा रहा है कि भारत में जो शेयर बाजार है उसका एक तरह से जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, लोगों की जो भागीदारी है लेन देन में वो मजबूत हो पाएगी। तो ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं भारत में पूंजी बाजार को एक तरह से मजबूत करेंगी। सेबी के द्वारा आप देखें इसके पहले भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं पूंजी बाजार में स्थितियों को आसान करने के लिए, यानी बैंकों के माध्यम से जो भी शेयरों में लेन देन होता है, तो उसके संदर्भ में जो भी तिमाही होती है उसका जो पहला एक तरह से आपका महीना होता है, जैसे हम अप्रैल मई जून की बात करें तो अप्रैल का जो पहला शुक्रवार होगा, या अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो जुलाई में पहला शुक्रवार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें अक्टूबर में पहला शुक्रवार, और जनवरी फरवरी मार्च उसमें जनवरी में पहला शुक्रवार। तो वहां पर बैंक में जो भी एक तरह से खाते का लेन देन है शेयर खरीदने बेचने के संदर्भ में, उसका आंकड़ा देना पड़ता है। इसी के साथ साथ देखें, अगर किसी उपभोक्ता के द्वारा प्रति महीने जो भी खाते का लेन देन है उसके बारे में आंकड़ा देने की बात की गई है, तो हर महीने के पहले शुक्रवार को प्रमुख रूप से ये बात की जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखें, अगर कोई पहला शुक्रवार ट्रेडिंग का दिन नहीं है, छुट्टी है, तो उसके पहले का जो दिन है वो एक तरह से लिया जाएगा कि आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा कि बैंक में क्या लेन देन हुआ है किसी भी उपभोक्ता के संदर्भ में, अगर शेयरों की बात करें। इसी के साथ साथ देखें, इसी वर्ष के बिल्कुल प्रारंभिक भाग में आप देखें कि T+1 सेटलमेंट शुरू कर दिया गया है, यानी आज आपने 7 अप्रैल को शेयर का लेन देन किया है, यानी एक दिन के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो डीमैट खाता है उसमें शेयर एक तरह से पहुंच जाएगा, या आपने शेयर बेचा है तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो भारत में पहले T+2 की स्थिति थी 48 घंटे, अब ये 24 घंटे कर दिया गया है। तो ये सारी स्थितियां भारत में पूंजी बाजार को और ज़्यादा उपभोक्ता के लिए एक तरह से आसान करना, या कह सकते हैं कस्टमर फ्रेंडली बनाना, और ज़्यादा निवेश एक तरह से पूंजी बाजार में आए उसके लिए है। सेबी के द्वारा प्राथमिक बाजार के साथ साथ द्वितीयक बाजार, जहां पर शेयरों का सही में लेन देन होता है, वहां पर ASBA की सुविधा जो दी जा रही है, इससे भारत में पूंजी बाजार में सामान्य जो खुदरा निवेशक है जैसे हम और आप, उनकी स्थिति एक तरह से निवेश को लेकर और मजबूत होगी। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ हमारी पहल के संदर्भ में आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। धन्यवाद।